बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। सब्जेक्ट है फसलोत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। और बच्चों चैप्टर का नाम है फलों की खेती। बच्चों फलों की खेती नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको 8 नंबर में पूछे जाने वाली है। इस चैप्टर से 8 नंबर, यानी इसमें एक 5 नंबर का प्रश्न, एक 2 नंबर का प्रश्न तथा एक ओटी इस चैप्टर से आपका पूछा जाएगा। बच्चों नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपकी फलों की खेती में सिर्फ 3 फल हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? पपीता, केला और अंगूर। 3 फलों के बारे में हम अभी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अच्छी प्रकार से हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से फलों की खेती आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। बच्चों अगर आपको तीनों खेतियों को ढंग से पढ़ना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और 2 नंबर का प्रश्न की जो ट्रिक है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों ओटी भी हमने वीडियो के लास्ट में ही रखें, तो उसी आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। अगर तीनों फसलों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों पपीता की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो बच्चों सब जानते हैं कि पपीता की खेती आपके बहुत सारे बिंदु हैं, बिंदु याद रखना होगा आपको। वानस्पतिक नाम एवं कुल, उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि, उन्नतशील किस्में, खाद एवं उर्वरक, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर, प्रसारण, सिंचाई, उपज, रोग एवं कीट। तो बच्चों 10 से 12 आपके क्या हैं? बिंदु हैं। इन बिंदुओं को आपको अच्छी प्रकार से समझना होगा। और मैं आपको फसलों की खेती में ही बता चुका हूं कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। पूरे बिंदु नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ 4 से 5 बिंदु। अगर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो 4 से 5 बिंदु इनमें से बाहर नहीं पूछा जाता, यही पूछे जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको लास्ट में 2 नंबर के प्रश्न बताने की आपकी ट्रिक जो है लास्ट में रखिए, तो उसको आप लोग ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं अब हम लोग आगे। बच्चों वानस्पतिक नाम सब जानते हैं, पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया होता है। क्या होता है? कैरिका पपाया। बच्चों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, बॉटनिकल नेम किसी का भी पूछा जाए, वानस्पतिक नाम किसी का भी पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना है आपको, क्योंकि अंडरलाइन करने से ही सही माना जाएगा, अन्यथा बॉटनिकल नेम सही नहीं माना जाता। क्योंकि आपने अगर बॉटनिकल नेम किताबों में पढ़े होंगे तो आपको पता है वहाँ जर्मन लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, मतलब तिरछे लिखे रहते हैं। कैसे लिखे रहते हैं? तिरछे। और हम एग्जाम में तिरछे नहीं लिख पाते, डायरेक्टली यूँ ही लिख देते हैं, तो वो सही नहीं होते। इसलिए आप इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें, कैरिका के नीचे अलग और पपाया के नीचे अलग, कोई भी बॉटनिकल नेम ये याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए कुल कौन सा है बच्चों? कुल है आपका पपीता का कैरिकेसी। कुल कौन सा है? कैरिकेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो पपीता का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। कहाँ पर है? अमेरिका, याद रखें आप लोग विशेषकर। जलवायु की बात करें तो जलवायु पपीता के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। बिल्कुल, जो आपकी गर्म एवं आर्द्र कह सकते हैं, उष्ण जलवायु भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, कि वह जलवायु पपीता के लिए अच्छी मानी जाती है। और पपीता को निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। बिल्कुल, इतनी ऊंचाई तक पपीता को अच्छी प्रकार से हम लोग उगा सकते हैं। याद रखना थोड़ा सा आप लोग टेम्परेचर का भी आप तो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर कि पपीता के लिए लगभग 25 से 35 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ पर हम अच्छी प्रकार से उस टेम्परेचर पर अच्छी प्रकार से उसकी वृद्धि एवं अच्छी प्रकार से उसका विकास होता है। ये लाइन भी आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए बात आ जाती है भूमि की। तो बच्चों पपीता के लिए गहरी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। कैसी मिट्टी? गहरी आपकी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि में पर्याप्त जीवांश होना चाहिए। आपको पता है कि जीवांश का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, तो वो अच्छी प्रकार से होना चाहिए। तथा भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, पानी खेत में नहीं भरा रहना चाहिए, अन्यथा आपका जो पपीता होता है वो आपका नीचे से खराब हो जाता है। इसलिए जल निकास की वहाँ पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक
ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं आपको पीएच की। तो भूमि का जो पीएच मान है वो लगभग 7 से 7.5 के मध्य हो, तो वहाँ पर हम पपीता को अच्छी प्रकार से उगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भूमि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु है बच्चों उन्नतशील किस्में। बाकी सब चीज़ें तो हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन वैरायटियाँ या उन्नतशील जो किस्में हैं उनको हमको याद करना होता है। तो याद करने के लिए आप ज़रूर याद रखें, जैसे वॉशिंगटन है, पूषा 1, पूषा 51, पंत पपीता 1, पंत पपीता 2, पूषा डॉर्फ। बच्चों ज़रूर याद रखें वैरायटी, क्योंकि यहाँ तो आपको याद रखनी है। कभी कभी आपका ओटी आपका एक पूछा जा रहा है इस चैप्टर से, तो एक ओटी भी पूछा वैरायटियों से जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों खाद एवं उर्वरक की। तो सब जानते हैं पौधों को गड्ढे में रोपने से पहले क्या करें, 1 महीना पहले 25 से 30 किलो गोबर की खाद डालें, सड़ी हुई खाद प्रति गड्ढा। कितनी डालनी है, 25 से 30 किलो सड़ी हुई खाद डालना है प्रति गड्ढे में। इसके अलावा हम यूरिया 100 ग्राम, सुपर फास्फेट 400 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 150 ग्राम प्रति पौधा हमको देना चाहिए। ये मात्रा भी आप थोड़ा सा याद जरूर रखें, क्योंकि आप लिख सकते हो नाइट्रोजन की मात्रा भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो नाइट्रोजन आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन पाए तो 50 ग्राम आप कह सकते हो कि हमको नाइट्रोजन चाहिए। सुपर फास्फेट 400 ग्राम, तो 50 से 60 ग्राम हम ये कह सकते हैं। सुपर फास्फेट आपको पता है कि सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस पाए जाते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड 150 ग्राम प्रति पौधा हमको देना है। पोटेशियम क्लोराइड में 60% आपका क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। अगर आपने उर्वरक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से कर पा रहे होंगे। चलिए 7वां बिंदु है बच्चों पौधों की संख्या। पौधों की संख्या 3000 से 4000 पौधे प्रति हेक्टेयर होती है। मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग पपीता के पौधे 3000 से 4000 होते हैं। ये याद रखें, कई बार इस पॉइंट को पूछा ही जाता है आपके पपीता में। चलिए तो ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट बिंदुओं की ओर। नेक्स्ट बिंदु है बच्चों प्रसारण। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। प्रसारण तीनों ही आपके फलों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद रखें। और ज़रूर आपका एक प्रसारण चाहे किसी का भी मिले, जो भी खेती पूछी जाएगी 100% आपका पूछा ही जाना है प्रसारण, इसलिए आप याद रखें। आपको पता है अथवा में भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक फल आपका वैसे रहेगा और एक फल आपका अथवा में, यानी 3 खेती में से 2 खेती आपको एग्जाम में मिल जाना है, ठीक है ना। इसका आप विशेष याद रखेंगे। चलिए पपीता का प्रसारण बीज द्वारा होता है बच्चों, बिल्कुल। इसका प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, सीड के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, तैयार क्यारियों में, क्यारी मतलब जो नर्सरी बनाई जाती हैं, वहाँ पर बीजों को पौध द्वारा तैयार कर ली जाती है। पौध तैयार कर लिया आपने क्यारी में, फिर क्या करते हैं, जब ये पौधे लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब इनको गड्ढों में रोप दिया जाता है। वहाँ से उखाड़ करके हम क्या करेंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग बच्चों 2 महीने में होते हैं, ध्यान रखना। 2 माह बाद हम उन पौधों को उखाड़ करके गड्ढों में रोप दिया जाता है। एक बात और याद रखना, एक गड्ढे में बच्चों 2 पौधे लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम मान के चलिए एक पौधा अगर खत्म हो गया तो दूसरा पौधा वहाँ पर वृद्धि विकास प्रकार से कर सके, और मान के चलो बड़ा हो गया तो उसको थोड़ा सा बड़ा होता जाए अगर दोनों के लिए, तो एक को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा प्रसारण क्या होता है। अच्छा आगे बात करते हैं सिंचाई की। तो सब जानते हैं पपीता में सिंचाई गर्मियों में प्रति सप्ताह तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर से करना चाहिए। आपको पता है कि गर्मियों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बाष्पीकरण अधिक होता है धूप अधिक होने के कारण। तो एक सप्ताह में हर सप्ताह आपको सिंचाई करते रहना है पपीता में। जबकि अगर सर्दियाँ हैं तो बाष्पीकरण कम होता है, बाष्पोत्सर्जन भी कम होता है, तो उस समय हम लोग 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करें 10वें बिंदु की बच्चों, पौधरोपण की दूरी। तो पौधरोपण की दूरी बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखनी चाहिए, बिल्कुल। पपीता में आप बिल्कुल याद रख लें कि एक पौधा यहाँ पर लगाए तो दूसरा पौधा उससे 2 मीटर की दूरी पर हमको लगाना चाहिए। तो ये आपकी पौधरोपण की दूरी होती है, ठीक है। चलिए 11वां बिंदु है बच्चों पैदावार। तो उपज की बात करें तो सब जानते हैं पपीता के पौधों से फल 3 से 4 वर्ष तक लिए जाते हैं। अगर आपको अच्छी प्रकार से उत्पादन लेना है, प्रोडक्शन लेना है, तो 3-4 वर्ष तक आप अच्छे फल ले सकते हो। उसके बाद उसका जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है बच्चों। एक पौधे से लगभग औसतन 40 से 50 फल मिलते हैं। सब जानते हैं एक पौधे से लगभग 40 से 50 फल ईजिली एवरेज मिल जाते हैं, कभी कभी 70 से 80 फल भी मिल जाते हैं बच्चों। तथा प्रत्येक फल लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। हम देखें 1.5 से 2 किलोग्राम एवरेज की बात चल रही है यहाँ पर, 1.5 किलोग्राम का होता है। तो हम प्रति हेक्टेयर लगभग 500 कुंटल तक उपज प्राप्त कर सकते हैं प्रति पौधे से,
प्रति पौधे नहीं, प्रति हेक्टेयर से। कितना? 500 कुंटल उपज हमको 1 हेक्टेयर से मिल जाती है। तो बच्चों उपज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट है रोग। तो 2 रोग, तना एवं जड़ गलन, इसमें 2 रोग लगते हैं। तना एवं जड़ गलन कह सकते हैं, और दूसरा आपका मौजिक रोग है जो कि वायरस के कारण लगता है। तना और जड़ गलन है ये फफूंद के कारण लगता है, इसके कारण आपका क्या जो गल जाता है, तना या जो भी जड़ होती है वो गल जाती है फफूंद के कारण। मौजिक रोग ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है बच्चों, और इसको फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नियंत्रण करने के लिए आप क्या करें बच्चों, आपको वही दवा है 1 से 1.25 लीटर मात्रा एंडोसल्फान 35 cc या मेलाथियान की लें, और 800 से 1 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा तो मौजिक रोग का नियंत्रण भी हो जाएगा। दूसरा तरीका यही है बच्चों कि जो इसमें संक्रमण हो गया है जिस पौधे में, तो उसे संक्रामक पौधे को उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए मौजिक रोग में। और तना एवं जड़ गलन रोग है, अगर इसके नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे डायथेन जेड 78 है, डायथेन जेड 45 है, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, डायथेन M45। ठीक है बच्चों। 2 कीट की बात करें, सफ़ेद मक्खी और माहू। बच्चों ये आपको पता है रस चूसने का काम करती हैं, ये पपीता का रस चूसती हैं, जिससे आपके जो पपीता होता है वो खराब हो जाता है। नियंत्रण करने के लिए आपके दवाओं का नाम याद होना चाहिए, जैसे BHC है, DDT है, मेलाथियान, पैराथियान है, बहुत सारी दवाएं, एंडोसल्फान है आपकी, है ना। तो इनमें से कोई भी दवा आप लेकर के, थिमेट है आपकी, लेंडेन है, तो बहुत सारी दवाओं का प्रयोग आप लोग कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करके इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैंने जोड़ नहीं पाई है, जोड़ देता हूँ यहीं पे बच्चों, आर्थिक महत्व की। अगर पपीता का आर्थिक महत्व पूछा जाए तो आप जानते हैं पपीता क्या काम आता है। आप लिख सकते हो, उसमें कैसे लिखोगे, लिख सकते हो पपीता एक पौष्टिक फल है, इसमें सभी प्रकार के विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। इससे विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमें आँखों की दृष्टि अच्छी तरीके से बढ़ती है, आँखों में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हो इनको, है ना। पपीता एक पौष्टिक फल है, इतना आप लिख देना, इसके बारे में काम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट फसल की। ये पपीता आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट आपका जो फल है वो है आपका केला, सॉरी पपेन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि पपेन क्या होता है बच्चों, और पपेन का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपके चांस बनते हैं 90%, 90% चांस बनते हैं कि पपेन से ही क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है बच्चों, तो जान लीजिए यहाँ पर। और 2 नंबर का भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो पूछ लिया था पपेन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व बताइए, 2 लाभ बताइए। तो 2 नंबर का भी आपका इससे प्रश्न बन सकता है। तो बात करते हैं बच्चों, पपीता के कच्चे फलों से दूध निकालकर एवं उसे सुखाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसे पपेन कहते हैं। सही बात है बच्चों। क्या कीजिए कि पपीता होता है, पपीता के कच्चे फल होते हैं, उसमें चीरा लगाइए, चीरा लगाते हैं तो उसमें कट लगाते हैं तो उसमें से दूध निकलता है वाइट। तो दूध को इकट्ठा कर लीजिए उसको, और इकट्ठा करने के बाद उसको सुखा लीजिए। अब सुखा करके जो पदार्थ बनता है ना, उसे ही हमने नाम क्या दे दिया, पपेन। ठीक है बच्चों। पपेन क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व इसका विस्तृत है बच्चों। इसका प्रयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है। पपेन का उपयोग चमड़ा गलाने, चमड़ा तो जानते होंगे ना आप लोग, जो लेदर होता है उसको गलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है दांत खाज खुजली, ये आपकी जो बीमारियां होती हैं दांत खाज खुजली, तो उनको सही करने के लिए पपीता का जो पपेन होता है उसका उपयोग किया जाता है। अगर दांत खाज खुजली हो गई तो पपीता का जनरल दूध भी हम यूज कर सकते हैं। क्रीम बनाने, मतलब फेस क्रीम जो होती है ना, आपके चेहरे की जो क्रीम बनाई जाती है वो भी बच्चों आपकी पपेन से बनाई जाती हैं। चॉकलेट बनाने, विभिन्न प्रकार की चॉकलेट बनाने में भी पपेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आपको समझ में आ गया हो कि पपेन का क्या महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसका विशेष याद रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब चर्चा करते हैं हम आगे नेक्स्ट, आप फलों की खेती की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी खेती है बच्चों केले की खेती। केले की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बच्चों वानस्पतिक नाम एवं कुल, उत्पत्ति स्थान, भूमि, पौधे से पौधे की दूरी, उन्नतशील किस्में, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर, प्रसारण, आर्थिक महत्व, उपज, 2 कीट और 2 रोग। बच्चों ये आपके बिंदु हैं, 10 बिंदु, लगभग 10 से 12 बिंदु मैंने इस आपके रखे हुए हैं केले की खेती में, और यही बिंदु आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कोई बिंदु नहीं है जो कि पूछा जा सके। 4 से 5 बिंदु आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम इनमें अब आगे हम विस्तृत चर्चा इन पर कर लेते हैं। चलिए तो बच्चों वानस्पतिक नाम,
आपको पता है कि केला का वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा पैराडिसिका। बच्चों अंडरलाइन का बोल ही चुका हूँ कि मूसा के नीचे अलग अंडरलाइन और पैराडिसिका के नीचे अलग अंडरलाइन आपको करना, अंडरलाइन जरूर करना है, जिससे ही आपका बॉटनिकल नेम सही माना जाएगा। कुल है म्यूसेसी, इसके नीचे आपको अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है क्या है आपका म्यूजेसी। कई जगह जेसी भी मिल जाए, कई जगह सेसी, अब लिख सकते हो म्यूजेसी या म्यूसेसी, ठीक है ना, कोई दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। उत्पत्ति स्थान बच्चों इसका आपका केले का उत्पत्ति स्थान एशिया माना जाता है। एशिया मतलब आप कह सकते हैं आपके एशिया एक महाद्वीप है, यहाँ पर इसका आपका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन माना जाता है। उत्पत्ति स्थान का मतलब तो आप जानते होंगे बच्चों, सबसे पहली बार केला आपको एशिया में ही मिला था। भूमि की बात करें तो बच्चों तो केले के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोमट या काली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है बच्चों, जो कि अच्छे जल निकास वाली हो तथा जिसका पीएच मान आपका 6.5 से 7.5 के मध्य हो, वहाँ पर हम केले को अच्छी प्रकार से उगा सकते हैं। तो ये 2 लाइन मैंने अपनी तरफ से बोल दी हैं, लिखने का तरीका आपका वही होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो फल हैं, आप फसलों जैसी भूमि बता रहे हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चा, आपको पता है कि पपीता और जो केला है वो कोई ज़्यादा बड़ी फसल नहीं है, ऐसे आम जैसी नहीं है कि आम इतना बड़ा होता है 50 साल चलता है। आपको पता है केला एक ऐसी फसल है जो सिर्फ एक बार फल देती है, मालूम होना चाहिए इस बात, एक बार से दूसरी बार फल नहीं मिलते हैं केला से, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि भूमि आपको इसी प्रकार से भूमि चाहिए कि जिस प्रकार से फसलों की भूमि की आवश्यकता हो रही है, ठीक है बच्चों। चलिए अब चर्चा करते हैं हम आगे कि पौधे से पौधे की दूरी की नेक्स्ट जो बिंदु है, तो केले की जाति के अनुसार पौधे से पौधे की दूरी 1.2 × 1.2 मीटर रखी जाती है, मतलब 1.25 मीटर × 1.25 मीटर। कहने का मतलब क्या है, वैसे जातियां अलग मान के चलिए, कोई जाति ऐसी है जो बहुत आपके वृद्धि करती है अच्छी प्रकार से, बड़े बड़े आपके पत्ते होते हैं इसके, हर्ब प्लांट्स होता है वैसे केला, तो ज़्यादा वृद्धि करता है तो उसके लिए ज़्यादा दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर जनरल हम बात करें तो लगभग 1.25 मीटर × 1.25 मीटर आप उसकी दूरी रख सकते हो। 1.25 मीटर यहाँ तो दूसरा पौधा 1.25 मीटर दूर आप लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो पौधे की दूरी जो आपको क्लियर हो गई होगी। आप चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु की। अपन नेक्स्ट आपकी है उन्नतशील किस्में। तो बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको वैरायटी याद करनी ही पड़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको वैरायटी याद है, किस्में याद हैं, तो ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, अन्यथा नहीं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जी वाली किस्मों की। तो सब्जी वाली जिससे सब्जी बनाई है, आपको पता है कि केले से सब्जी भी बनाई जाती है। कच्चे केले का उपयोग रायते के रूप में, सब्जी के रूप में किया जाता है, कच्चा केला ना कि पका केला। तो हम बात करें जैसे मुठिया है, हज़ारा, बत्तीसा, कोठिया, बागनर आदि, तो ये जो वैरायटी हैं इनका उपयोग जनरली सब्जी बनाने के रूप में किया जाता है। आगे बात करें पका केले वाली, जिसको हम उपयोग खाने के रूप में करते हैं जनरली, जैसे आपकी बसराई है, रसथाली, सफ़ेद बेलची, मालभोग, मोहनभोग। तो ये वैरायटी हैं बच्चों जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जनरल खाने के लिए उपयोग किया जाता है केले, ठीक है बच्चों। चलिए इंपॉर्टेंट है प्रसारण बच्चों, प्रसारण और वैरायटी और वानस्पतिक नाम, ये 3 पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि पूछा ही जाना ही है तो तीनों पॉइंट आपको ज़रूर मिलने वाले एग्जाम में। क्या क्या? वानस्पतिक नाम, वैरायटियाँ और आपका प्रसारण, क्योंकि सभी तीनों फलों में अलग अलग हैं, समझ रहे हैं ना। एक जैसी चीज़ें तो अपन क्या कर लेते हैं, एक फल को पढ़ लिया काम हो गया तीनों का, जिस तरह से मैंने फसलों में पढ़ाया था। लेकिन ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो उनको अगर आपको याद नहीं है तो आप 100% गलत कर सकते हो एग्जाम, ठीक है ना। चलिए, केले के पौधे वानस्पतिक प्रसारण द्वारा तैयार किए जाते हैं। सब जानते हैं कि केले में बीज नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। तो इसका जो प्रसारण है अलैंगिक प्रसारण या कह सकते हैं वानस्पतिक प्रसारण किया जाता है। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम भूमिगत प्रकंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गड्ढों में लगा देते हैं। बच्चों क्या होता है, जहाँ से केला उगता है नीचे सकर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सकर्स, उन्हें प्रकंद बोलते हैं हिंदी में बच्चों। तो जितना बड़ा रहता है, जिस तरीके से आपका नीचे राइजोम है उसको अलग कर लीजिए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसको आपका कैसे छोटे छोटे बच्चों भूमि के नीचे रहता है। केला को खोदोकर आप देखोगे ना, तो जैसे अदरक होता है ना, अदरक तो छोटा होता है, ये तो बहुत बड़े बड़े आपके जैसे जिमीकंद होता है ना, इस प्रकार से बड़े बड़ी बड निकलती है नीचे से, राइजोम निकलते हैं। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम गड्ढों में रोप करके नई आपका केला तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों प्रसारण किस प्रकार से किया जाता है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। केले के पौधे सकर्स से भी तैयार किए जाते हैं। केले के पौधे सकर्स से भी तैयार किए जाते हैं। ये सकर्स 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं सकरी पत्ती वाले और दूसरे होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। तो दोनों ही प्रकार के सकर्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तम फसल के लिए सकरी पत्ती वाले सकर्स ही लगाए जाते हैं। 2 तरह के सकर्स होते हैं। सकर्स का मतलब वही राइजोम।
तो उनका प्रयोग हम लोग प्रसारण के लिए करते हैं, जिसमें 2 तरह के होते हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अगर हमको अच्छे प्रकार से प्रोडक्शन लेना है तो सकरी पत्ती वाले इसके लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। उपज की बात करें तो उपज लगभग केला की 225 से लगभग 500 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर में हमको केले की उपज प्राप्त हो जाती है। सही बात है बच्चों, ध्यान रखें कि जो उपज होती है 225 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगभग उपज मिल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट है आपका आर्थिक महत्व, मतलब केला का महत्व क्या है। जनरली सब लोग जानते होंगे कि केला क्या काम आता है। यहाँ पे आपको समझ गया होगा पपीता का, इस तरह से मैंने बताने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हो। देखिए, केला एक अत्यंत आर्थिक महत्व का फल है, सब जानते हैं। वह अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसको क्या कहते हैं आप लोग, कंप्लीट फूड कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विभिन्न खनिज तत्व एवं विटामिन ए, बी, सी आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं। सही जानते हैं बच्चों कि आपका जो केला होता है ना, इसमें सभी प्रकार के आपके पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए इसे कंप्लीट फूड या कह सकते हैं संपूर्ण आहार कहा जाता है। बच्चों इसमें 26% चीनी होती है। क्या होती है? 26% चीनी। जैसे आपको केला मीठा लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि इसमें चीनी पाई जाती है। अगर कोई पूछे कितने % पाई जाती है तो ध्यान रखें 26% इसमें आपका मीठापन पाया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि मीठापन कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है फलों में? फ्रक्टोज। कौन सा पाया जाता है? फ्रक्टोज। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे बच्चों। सब जानते हैं कि केला बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, जिसे सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को खिलाया जा सकता है। आयु वर्ग का मतलब बूढ़ा भी खा सकता है, जवान और बच्चे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे रायता भी बनाया जाता है। सब जानते हैं बच्चे कि जो आपका कच्चा केला होता है ना, उससे रायता भी बनाया जाता है और उसका उपयोग सब्जी के रूप में भी हम लोग करते हैं। बच्चों इसके पत्तों को धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। सब जानते हैं केला जो होता है ना, केला के जो पत्ते होते हैं इनका प्रयोग धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे तो आप जानते हो केरल और जो आपके राज्य हैं दक्षिण वाले, उनमें केले के पत्तों पर ही खाना खाया जाता हो, ऐसे आपको जानकारी होगी। तो केले का आर्थिक महत्व क्या होता है बच्चों, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु की बात कर लेते हैं बच्चे कि 2 कीट और 2 रोगों की बात कर रहे हैं। तो 2 कीट आपके फल छेदक और तना छेदक लगता है। आपको पता है फल छेदक क्या होता है कि जो कीट होता है एक, ये आपके फल में छेद करके और छेद को बंद कर देता है मल के द्वारा, तथा अंदर से केला को पूरी तरह से खराब कर देता है। ठीक है ना। दूसरा है आपका तना छेदक। तो तना छेदक जो कीट है ये भी तना में आपको छेद करके अंदर से तना को खोखला कर देता है। तो ये कीट थे और इनकी नियंत्रण की हम कंट्रोल की बात करते हैं बच्चों, तो सब जानते होंगे। इनके कंट्रोल की करने के लिए हम लोग कीटनाशी दवा का उपयोग करते हैं। और कीटनाशी में आप कौन सी दवा का प्रयोग करें? आप सिस्टमेटिक कीटनाशी दवा होती है उनका उपयोग करें, जिससे क्या होगा, दवा का छिड़काव करते हैं अंदर आपके केले के अंदर पूरी तरह से जहर चला जाएगा और अगर ये कीट उसको खाएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप पैराथियन जो दवा होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिनसे इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। रोगों की बात करें बच्चों तो बंची टॉप और एंथ्रेक्स रोग, इसके खतरनाक 2 आपके रोग हैं। एक बंची टॉप। बंची का मतलब होता है कि जो केले के गुच्छे होते हैं ना, कि केला जो होते हैं ना, वो गुच्छे के फूल जो होते हैं वो गुच्छों के रूप ले लेते हैं, तो ये बंची टॉप रोग कहते हैं उसे। और एंथ्रेक्स रोग का मतलब होता है बच्चों, यह रोग आपका कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग के कारण पूरा पौधा आपका पीला पड़ के सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखें कि जो आपकी कवकनाशी दवा होती है उनका छिड़काव किया जा सकता है। इनका छिड़काव करने से एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसका नियंत्रण कर लिया गया है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी फलों की खेती की ओर। नेक्स्ट है आपकी अंगूर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बच्चों तीनों आपकी खेती हैं, पपीता, केला और अंगूर। अंगूर ये आपकी लास्ट आपकी क्या है, फल है। इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़िए बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वानस्पतिक नाम एवं कुल। सब जानते हैं कि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वानस्पतिक नाम एवं कुल आपको याद है तो ये समझ लीजिए आपको आधी फसल याद है। समझ रहे हो ना, आपका आधा काम यहाँ हो जाता है, क्योंकि कोई भी फसल पूछी जाती है तो वानस्पतिक नाम कुल जरूर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उत्पत्ति स्थान, जातियाँ, प्रसारण, काट छांट। इसमें एक नई क्रिया है बच्चों, काट छांट। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर अंगूर की फसल पूछी जाएगी एग्जाम में तो काट छांट जरूर पूछी जाएगी। ध्यान रखना, कृंतन का समय मतलब काट छांट का समय कह सकते हैं, फूलने एवं फलने का समय, उपज, आर्थिक महत्व और कीट एवं रोग। तो बच्चों ये लगभग 11 से 12 जो बिंदु हैं
मैंने इस खेती में रखे हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी पॉइंट। आपको पता है एग्जाम में 4 से 5 बिंदु पूछे जाते हैं, ना कि पूरे। बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं होता तो वो तो पूरा ही रट लें, ऐसा नहीं है। आपको 10 से 11 पॉइंट जो भी हैं उनमें से 4 से 5 पूछे जाएंगे। कुछ बिंदु जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे हम केला में पढ़ चुके, पपीता में भी पढ़ चुके, जैसे भूमि है तो लगभग सेम हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं तो उनको हमको समझना और याद करना ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की ओर, पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु है आपका ये वानस्पतिक नाम एवं कुल। तो बच्चों बायटिस बाइनीफेरा या बायटिस बिनीफेरा भी कहते हैं, तो इसका आपका वानस्पतिक नाम होता है। कुल की बात करें तो कुल अंगूर का कौन सा है? अंगूर का कुल बच्चों वाइटेसी है। कुल कौन सा है आपका? बायटिस। ये आपको याद रखना बच्चों। बायटिस बाइनीफेरा जो है आपको पता है कि वानस्पतिक नाम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वंश और आपका दूसरा क्या होता है? जाति। तो बायटिस क्या है? वंश है, और बाइनीफेरा क्या है? इसकी जाति है। दोनों के नीचे अंडरलाइन आपको करना है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो आपका ये वानस्पतिक नाम गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। चलिए उत्पत्ति स्थान की बात करें बच्चों, तो उत्पत्ति स्थान अंगूर का है सोवियत संघ आर्मेनिया। या तो सोवियत संघ हम रूस कह सकते हैं, या आर्मेनिया जो देश है आपका रूस में ही आता है जनरली, तो वो आपका इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। प्रमुख जातियों की जब हम बात करते हैं तो बच्चों कई बार बोल चुका हूँ, जातियाँ आपको याद ही करना है। अगर याद नहीं है तो आप नंबर कट जाएंगे आपको, इसलिए आप लोग इनको अलग लिख करके और याद जरूर करें बच्चों। जैसे देखिए सीडलेस थॉमसन, परलेट, ब्यूटी बेदाना, पूसा बेदाना, मोतिया। लगभग 4 से 5 मैंने वैरायटी रखी, ज़्यादा नहीं रखी हैं। आपको पता है कि 100-200 वैरायटियाँ होती हैं, कहाँ तक आप याद करोगे तो याद भी नहीं होंगी इतनी ज़्यादा। तो 4-5 आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, बहरी महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, तो उनको आप लोग याद जरूर रखेंगे, जिससे आपका एग्जाम में काम हो सके। चलिए प्रसारण की बात करते हैं बच्चों। तो प्रसारण अंगूर का प्रसारण कर्तन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कर्तन विधि। और कर्तन विधि क्या होती है मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। कर्तन को बोलते हैं कलम लगाना। तो कलम के द्वारा हम इसकी, जैसे आपकी बहुत सारी कलम होती है, हार्डवुड कटिंग कह सकते हैं आप लोग, टी बडिंग बोल सकते हैं, तो उसके द्वारा आपके अंगूर का प्रसारण करते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके लिए आप पहले वाला वीडियो देखिए, नहीं देख सकते तो आप लोग कैसे किया जाता है बिल्कुल आपको देखना है। तो प्रैक्टिकल है, इसके आधार पर प्रैक्टिकल आप लोग आपके टीचर्स ने कराया होगा। अगर नहीं भी कराया है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए हार्डवुड कटिंग कैसे की जाती है, तो आपको पूरा वीडियो उसके आधार पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए काट छांट का समय। काट छांट क्या है? देखिए अंगूर की काट छांट निम्न विधियों से की जाती है। तो काट छांट करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां, अब ये विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम अब चर्चा करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखें काट छांट। कई बार अगर अंगूर पूछा गया तो काट छांट 101% आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं हम काट छांट की। सबसे पहली विधि है बच्चों काट छांट करने की निफिन विधि। निफिन विधि क्या होती है देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं कि अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर का कोई पेड़ तो होता नहीं, बेल होती है, बेलों को तारों के ऊपर विशेष रूप से सजाने की विधि को निफिन प्रणाली कहा जाता है। बच्चों क्या होता है कि अंगूर जो होता है ना, इसकी जो बेल होती है उसको तारों पर ऊपर डाल देते हैं और विशेष रूप से सजाना, अच्छी तरीके से उसको सजा देते हैं जिससे देखने में भी भाई सुंदर लगे। उसी को हम नाम क्या दे दिया? निफिन प्रणाली। ठीक है ना। काट छांट करते हैं जनरली, काट छांट करेंगे तभी तो उसको हम लोग सजा पाएंगे कि किस प्रकार से वो बेल अच्छी लगे। दूसरी होती है बच्चे एक सहारे पर सजाने की विधि। एक सहारा दे दो आप जो बेल है। इस विधि में क्या करते हैं 2-3 लताओं को 2-3 मीटर की दूरी पर लगा देते हैं और लगा करके एक पौधे के सहारे ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है एक सहारे पर सजाने की विधि। ठीक है बच्चों। तीसरी है आपकी हेड प्रणाली। हेड प्रणाली क्या होती है बच्चों कि है विधि एक सहारे सजाने की विधि के जैसे ही है। इसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि सहारे के लिए लकड़ी खंभा का प्रयोग किया जाता है। वैसे जब एक सहारे सजाने की जो दूसरी वाली विधि थी उसमें क्या कर रहे थे, एक पौधे का सहारा ले रहे थे, लेकिन हेड प्रणाली में सिर्फ अंतर यह है कि सहारा लेने के लिए या तो लकड़ी या दूसरा खंभा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। चौथी विधि है पांडाल प्रणाली। बच्चों पंडाल प्रणाली, इसमें पंडाल जैसी आकृति बनाकर लताओं को चढ़ने दिया जाता है। बच्चों 2 नंबर की ट्रिक की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं बता देता हूँ आपको। मान के चलिए अंगूर से ही पूछ ली जाए 2 नंबर का प्रश्न, तो बताइए इस तरीके से प्रश्न बन सकता है 2 नंबर में कि अंगूर की काट छांट वाली पांडाल प्रणाली को समझाइए 2 नंबर में, तो आप समझ सकते हो। तो अगर आपने पूरी फसलों को पूरे फलों की जो है उनको अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है
तो बच्चों 2 नंबर का प्रश्न इनसे तो बाहर जाएगा नहीं, कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ ले, प्रसारण पूछ ले 2 नंबर में, 2 नंबर में भूमि पूछ ले, 2 नंबर में जातियाँ पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है पपीता की 2 वैरायटियों के नाम लिखे, हो गया 2 नंबर में। और पूछ सकता है कि आप लोग पपीता का बांसपते नाम कुल लिखिए, हो गया 2 नंबर में। कहने का मतलब अगर आपने पूरी फसलें पढ़ ली हैं डिटेल में तो आपको 2 नंबर के प्रश्नों को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा काम इन्हीं से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पांडाल विधि क्या होती है, पांडाल जैसी आकृति, मतलब जिस तरीके से शादी ब्याह जो होते हैं ना उनमें जो पांडाल लगाया जाता है तो उसी की आकृति की लताओं को उस पर चढ़ने दिया जाता है पांडाल के ऊपर, ठीक है ना, जिससे वो देखने में सुंदर लगती हैं, तो इसे ही हम पांडाल प्रणाली कहते हैं। उम्मीद करता हूँ पांडाल प्रणाली आपको अच्छी प्रकार से, जो भी विधि है चारों विधि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब चर्चा करते हैं आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की। नेक्स्ट आपका जो बिंदु है वो है आपका कृंतन का समय, मतलब काट छांट का समय क्या होता है, कब इसकी काट छांट की जाती है। तो बच्चों अंगूर में कृंतन का समय उसकी जातियों पर, फूल फलत के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है कि कब उसमें फूल आते हैं, कौन सी जाति कब प्रोडक्शन देती है, कब उसका आपका फूल आते हैं, फल आते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में बच्चों इसकी 2 फसलें ली जाती हैं। अंगूर की कितनी फसलें ली जाती हैं पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में इसकी 2 फसलें ली जाती हैं तथा कृंतन भी 2 बार किया जाता है। जब 2 फसलें ली जा रही हैं तो काट छांट भी आपकी कितनी बार की जाएगी, 2 बार की जाएगी, अप्रैल एवं अक्टूबर में। बिल्कुल बच्चों, पहली काट छांट अप्रैल में की जाती है तथा दूसरी काट छांट आपकी कब की जाती है, अक्टूबर महीना, पहली अप्रैल में और दूसरी आपकी अक्टूबर में किया, अगर जहाँ पर 2 फसलें लेते हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तरी भारत में छटाई का सर्वोत्तम समय वो माना जाता है जनवरी का महीना। बच्चों कई बार कंपटीशन में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है कि बताइए उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट का जो सर्वोत्तम समय है वो क्या है। ध्यान रखें जनवरी का महीना, और ये पूछा जाता है, अगर ओटी पूछा जाएगा तो इसी प्रकार का ओटी आपके एग्जाम में मिल जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। बात करते हैं बच्चों 8वें पॉइंट की, फूलने एवं फलने के समय के। फूलने और फलने का समय क्या होता है अंगूर का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी से अलग है। इसलिए उत्तरी भारत में हम बात करें, हम लोग उत्तरी भारत में रहते हैं, जैसे आपका उत्तरी भारत आ जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, तो ये राज्य किस में आते हैं, आपके उत्तरी में आते हैं जनरल, सब जम्मू कश्मीर तो आते आएगा। तो फूलने फलने का समय की बात करें तो उत्तरी भारत में फल मार्च से अप्रैल तक आते हैं। कब आते हैं, ध्यान रखें, उत्तरी भारत में फल जो अंगूर में आते हैं मार्च से अप्रैल तक। आपको पता है इस समय आपको मार्केट में अगर आप गए हो तो अंगूर भरपेट मिल रहा है, जितना खाओ तब वो सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 20 रुपये किलो, है ना। आपके यहाँ 50 मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, हमारे यहाँ तो 20 मिल रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, जब बड़ा मार्केट होता है वहाँ सस्ता मिलता है, आपका जहाँ से मार्केट छोटा है तो वहाँ पर महंगा देते हैं लोग। जनरली ये बात याद रखना कि ये जो समय है वो फलने का समय, इस समय आपको फल मिलना है अधिक मात्रा में से। और दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिणी भारत में जो फल मिलते हैं वो सितंबर अक्टूबर में फल आते हैं। जनरली सितंबर अक्टूबर हमारे यहाँ भी फल आ जाते हैं वही, लेकिन महंगा मिलता है अंगूर। उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो होता है उत्तरी भारत में हो चुका है मार्च अप्रैल में, है ना, लेकिन आपका सितंबर अक्टूबर में जो वो दक्षिण के आपके अंगूर हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो बच्चों कृंतन का समय और फूलने और फलने का समय दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें, क्योंकि ये सब फसलों से अलग करते हैं इन चीज़ों को और कई बार इनको पूछा जाता है, इसलिए ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु है बच्चों कीट। तो आपके अंगूर में थ्रिप्स, जैसिड, बीटल, ये 3 कीट आपके याद रखना, कीट जो लगते हैं, और इनका नियंत्रण भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, और ये नुकसान क्या करते हैं वही बताया। थ्रिप्स, जैसिड और बीटल, बच्चों ये आपका थ्रिप्स होता है, ये आपके अंगूर के फलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसिड भी आपको उसी प्रकार से रस चूसता है, और बीटल आपके खाने का काम करती है। तो ये जो कीट होते हैं ये भयंकर प्रकार से अंगूर को नुकसान पहुंचाने वाले कीट होते हैं। इसके कारण आपका जो अंगूर होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से उसको खराब करते हैं, क्वालिटी पूरी तरीके से अंगूर की खराब है। नियंत्रण करने के लिए आप कीटनाशी जो दवाएं हैं आपकी, बहुत सारी दवाएं मैं आपको नाम बताता रहता हूँ, BSC, DDT, रोगोर है आपकी, मेलाथैन, पैराथैन, इंडोसल्फान, इन दवाओं से आप मात्रा लीजिए 1 से 2 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर देते हो तो इन कीटों का नियंत्रण आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको नियंत्रण करना है। रोगों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू 2 रोग लगते हैं।
इनके नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण करने के लिए बच्चों आपका एक मिश्रण होता है बोर्डो मिक्सचर। बोर्डो मिक्सचर 5:5:50 के अनुपात में हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका डायथेन Z78 और डायथेन M45। ये 2 दवा होती हैं कवकनाशी। इन दवाओं की मात्रा को लेकर के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। तो बोर्डो मिक्सचर क्या होता है आप जानते ही होंगे, 5:5 5 भाग आपका चूना, 5 भाग आपका कॉपर सल्फेट और 50 भाग पानी में घोल करके आप छिड़काव करते हैं, उसे हम बोर्डो मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम रोगों को पावर्टी मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू वेरी इंपॉर्टेंट दोनों रोग हैं, इनका नियंत्रण कर सकते हैं। उपज की बात करें बच्चों तो उपज लगभग 85-100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको अंगूर की मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? 85 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें अंगूर की उपज मिलती है। चलिए बात करते हैं बच्चों आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व क्या होता है आपका, इसका सब जानते हैं। आर्थिक महत्व का मीन्स तो आपको सबको आता ही है कि सब जानते हैं इनके फलों को सुखा करके, मतलब अंगूर के जो फल होते हैं उनको सुखाया जाता है और सुखा करके किशमिश बनाया जाता है। किशमिश भी सब जानते होंगे, है ना। किशमिश बनाए जाते हैं, मुनक्का तैयार किया जाता है। अच्छा, किशमिश और मुनक्का में क्या अंतर है बच्चों? किशमिश में आपको पता है बीज नहीं होता, जबकि मुनक्का में बीज पाया जाता है। सिर्फ यही अंतर है आपका, और बस थोड़ा साइज का भी थोड़ा सा अंतर होता है। सब जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, अंगूरों से शराब भी बनाई जाती है। अंगूरों से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। अंगूर में 26% चीनी पाई जाती है। केला जितना मीठा होता है उतना ही मीठा आपका अंगूर होता है। तो इस बात को तो जनरल सब लोग जानते हैं कि और तथा इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। बिल्कुल कि आपका जो अंगूर होता है इसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। शराब का विशेष याद रखना, इसे विभिन्न प्रकार की शराब है जो आपको पता है इसका 80% भाग अंगूर का शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। क्या बनाने के लिए? शराब बनाने के लिए 80% अंगूरों का उपयोग। ठीक है ना। कुछ परसेंट इससे किशमिश बनाई जाती हैं और बाकी कुछ परसेंट इसको हम जनरल रूप में खाने के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो आर्थिक महत्व क्या होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको ये भी पता होगा बच्चों कि 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा रहा है और ओटी भी पूछे जा रहे हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न तरीका मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी पूछ ले। ओटीओ की हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट। आपका ओटी किस प्रकार से आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं देख लीजिए आप लोग। ओटीओ में हम बात करते हैं बच्चे, नंबर 1 है पूवन केले की प्रमुख किस्म है। पूवन किसकी किस्म है? केला की एक महत्वपूर्ण वैरायटी, इसको आप याद रखना। दूसरा है बंची टाप बीमारी केले की प्रमुख, अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले जस्ट बंची टाप और एंथ्रेक्नोज। तो बंची टाप जो बीमारी है महत्वपूर्ण बीमारी है। इसमें क्या होता है, केले के जो फूलों के गुच्छे होते हैं ना, वो गुच्छों में इतनी तरह कट जाते हैं कि गुच्छा बन जाता है, बंच बन जाता है ऊपर। ठीक है ना। तो पपीता में नर एवं मादा 2 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये भी याद रखना कि जो पपीता होता है इसमें 2 प्रकार के आपके पौधे पाए जाते हैं। कौन कौन से? नर एवं मादा, मेल फीमेल 2 प्रकार के आपके प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए चौथा आपका वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है पूसा नन्ना पपीता की किस्म। कई बार पूछा जा चुका है पूसा नन्ना के बारे में। पूसा नन्ना पपीता की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? पपीता की महत्वपूर्ण वैरायटी। आगे बात करते हैं बच्चों, अंगूर का जन्मस्थान सोवियत संघ आर्मेनिया क्षेत्र है। अगर आपने तीनों फसलों को ढंग से पढ़ लिया है तो मैं ऐसी कहता हूं कि बच्चों आपको कहीं भी किसी प्रकार की ओटी में दिक्कत नहीं आने वाली। शर्त यह है कि आपने तीनों फलों की जो खेती है उनको अच्छी प्रकार से पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, आपके जितने भी ओटी बनेंगे सभी आपकी फसलों से ही बनेंगे, कहीं से नहीं है। और तभी आप 2 नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है अंत तक तो आप अच्छी प्रकार से इसको जो भी 2 नंबर का हो या 1 नंबर का ओटी उसका अच्छी प्रकार से जवाब दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। अन्यथा कोई गारंटी नहीं है कि आप उसका जवाब दे सकें या आंसर दे सकें। अंगूर उपोष्ण जलवायु का फसल है। सब जानते हैं अंगूर कैसी जलवायु की फसल है? अंगूर उपोष्ण कह सकते हैं, गर्म जलवायु की आपकी फसल है। आगे बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट आपका 7वें बिंदु की। मध्य प्रदेश में अंगूर की छटाई का समय उत्तम समय 20 मार्च से 20 अप्रैल है। यानी जस्ट अभी की बात करें हम लोग, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो छटाई का समय कब है? 20 मार्च से 20 अप्रैल। इस समय ही हमको फल मिल गए हैं। अब फल मिलने के बाद टूट तो गए हैं, अब उसकी कटाई छटाई हमको समय से कर देनी चाहिए। पपीता के कच्चे फलों को दूध से पपेन बनाया जाती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पपेन के बारे में पूरी डिटेल भी बता चुका हूँ, इसलिए याद रखें कि कच्चे फलों से क्या बनाया? दूध से पपेन बनाया जाता है। चलिए बच्चों अब चर्चा करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी बिंदु। अंगूर बायोटेसी कुल का पौधा है, ये बताने वाली बात नहीं है, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अंगूर का कुल आपका बायोटेसी है और वानस्पतिक नाम बायोटिस वाइनीफेरा है। ठीक है। 10वां हरी छाल केले की एक महत्वपूर्ण किस्म है। सब जानते हैं हरी छाल, आपको पता है केला जो होता है ना हरा होता है जनरली उसका तना,
तो हरी छाल केले की एक महत्वपूर्ण आपकी वैरायटी है। 11वां पॉइंट है बच्चों, अंगूर का रोपण का समय फरवरी। कब है बच्चों? 11 बिंदु रखें, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाता भी है तो आपको मैंने पूरी फसलें पढ़ा दी हैं। कोई भी पूछे, बीज दर पूछ ले या आपकी उपज पूछ ले, तो उपज जो पूरी पढ़ चुके हैं, तो ओटी कुछ भी पूछ ले, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो 2 नंबर के प्रश्न की बात कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे के, लास्ट में ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक मैं बता चुका हूँ, वैसे अगर ध्यान दिया होगा आपने तो ट्रिक मैंने आपको बताई कि बच्चों ट्रिक के लिए आप लोग कुछ भी पूछे। 2 नंबर में पूछ ले बॉटनिकल और फैमिली, तो आप 2 नंबर कर सकते। 2 नंबर में उपज पूछ ली, 2 नंबर में बोने का समय पूछ लिया, समझ रहे हैं ना आप लोग? आर्थिक महत्व पूछ लिया, अकेला पूछ सकते 2 नंबर में, समझ रहे हैं ना बात को? तो इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सिर्फ पूरी आपको फलों को पढ़ने की आवश्यकता, 2 नंबर के प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रकार से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और हाँ, बात का ध्यान रखें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं तो वो चिंता ना करें, 10 अप्रैल तक मैं आपको पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आ रहा हूँ। तीनों सब्जेक्ट के ओटी में लेकर आ रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अच्छी प्रकार से आप पढ़ते चलें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने ही बच्चों। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।